जन्नत के पत्ते रख लो। पिनार के कहने पे उसने स्वेटर तय करके बाजू पे डाल लिया। पर्स दूसरे कंधे पर था। बहारी ने पिनार की उंगली पकड़ रखी थी। बालों को पोनी में बंधे वो धूप के बायस आंखें सुकेड़े खड़ी थी। अपनी बारी पे वो टिकट दिखाकर आगे पीछे सुरंगों में दाखिल हुई। बाहर धूप थी, अंदर अंधेरा सा फैला था। कप्पदोकिया के गारों और पहाड़ की मुहिब पुरअसरार खुशबू हर सू फैली थी। गाइड इन सब की रहनुमाई करता जा रहा था। रश काफ़ी था और राहदारी तंग। बाज़ जगह तो इतनी तंग होती कि दोनों कंधे इतराफ़ की दीवारों से टकराते और बाज़ जगह गर्दन झुकाकर आगे होना पड़ता। चंद राहदारियाँ और सीढ़ियाँ गुजर कर वो सब सियाह एक बड़े कमरे में जमा थे, जहाँ शोर सा मचा था। सियाहों के सवाल और ऊंची आवाज़ में बोलता गाइड अजीब मछली बाजार सा बना हुआ था। वो बोर होने लगी। जहान का कोई अता पता नहीं था और फिलवक्त उसे ये जानने में दिलचस्पी नहीं थी कि शहर का रोशनदान और पानी किस तरह काम करता था। सो वो पिनार की तरफ मुड़ी। तुम बहारे का ख्याल रखना, मैं बस आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बहारे ने परेशानी से उससे पूछा। मैं अपने तौर पे अंदर से ये शहर देखना चाहती हूँ। तुम पिनार को तंग नहीं करोगी? बहारे ने नफ़ी में सर हिला दिया, मगर वो उसके जाने पे खुश नहीं थी। तुम जाओ, मैं छोटी बिल्ली का ख्याल रखूँगी। वो उस कमरे से आगे खिसक आई। कमरे ही कमरे, राहदारियाँ, मेहराबी चौखटें जैसे दी मम्मी का सेट हो। दीवारों पे दूर दूर शोलों की मानिंद बल्ब लगे थे, जो अंधेर गलियों को मध्यम जर्द रोशनी बख्श रहे थे। पुरअसरार मगर खूबसूरत। वो स्याहों के झमकट्टे से ज़रा आगे हुई तो ठंड का एहसास हुआ। पिनार ठीक कहती थी। उसने ग्रे स्वेटर अबाया के ऊपर पहन लिया और बटन सामने से खुले रहने दिए। वहाँ आसपास कोई न था और घुटन वाली जगह थी, सो निकाब थोड़ी तक नीचे कर दिया। वो यूं ही तवील राहदारियों से गुजरती जा रही थी कि दफातन हया किसी ने उसके कंधे को ज़रा छुआ तो वो डर कर 2 कदम पीछे हटते हुए मुड़ी। सांस लम्हे भर को रुका, फिर बहाल हो गया। बस डर गई। खाकी पैंट, भूरे आधी आस्तीन की टी शर्ट, कंधे पे भूरा दस्ती बैग और सर पे स्याह पी कैप। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। वो लम्हे भर को तो कुछ नहीं कह पाई। हाय, इतनी जल्दी डर गई। और कल मुझे किसी ने कहा था कि वो अकेले कप्पदोकिया में रह सकती है। चूँकि अभी वो गुज़िश्ता रात की तरह नहीं डरी थी, सो लम्हे भर में वो खुद को संभाल चुकी थी। कल किसी ने ये भी कहा था कि वो अकेली नहीं है। ओह, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो भूल ही गया था। अभी किधर है वो? वो दोनों नीम रोशन राहदारी के वस्त आमने सामने खड़े थे। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है। जहान एक नज़र उस पर डालकर दाएं तरफ कमरे में दाखिल हो गया। वो उसके पीछे चली आई। वो एक बड़ा सा कमरा था। ज़ेरे ज़मीन शहर का किचन। एक तरफ ज़मीन पे चौकोर चूल्हा बना था और दूसरी तरफ दीवार पे खिड़की की मांदी चौकोर बड़ा सा खिला था। उसे अपना किचन याद आया, जहाँ से लाउंज में झांकने के लिए आधी दीवार जितना खुला था। कुछ कहा था मैंने कल हया? वो उस खुली बगैर पट की खिड़की के साथ टेक लगाए जेबों में हाथ डाले खड़ा हो गया। क्या? वो अनजान बन गई। तुम वापस जा रही हो? दीवार पे लगे बल्ब की रोशनी जहान से टकरा कर गुजरती थी, यूं कि सामने वाली दीवार पे उसका साया पड़ने लगा। हया उसके बिल्कुल मुकाबिल चूल्हे की चौकी पे आकर बैठ गई। उसका साया जहान के साए के मुकाबिल गिरने लगा। वो असल में काफ़ी फासले पे बैठे थे, मगर एक ही दीवार पे गिरते आमने सामने बैठे साए काफ़ी बड़े और करीब लग रहे थे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं वापस नहीं जा रही। मगर क्यों? वो जैसे उकता गया। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नहीं आई, कप्पदोकिया देखने आई हूँ और देख कर ही जाऊँगी। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतने दिन कैसे रहोगी इधर? मैंने वो वीडियो खोल ली थी। जहान के चेहरे की बजाय उसके साए को देखते हुए रसान से बोली। लम्हे भर को ज़ेरे ज़मीन शहर पे सन्नाटा छा गया। जहान बिल्कुल चुप हो गया। उसे लगा वो हंस देगा, फिर उसे रुकने को कहेगा। मगर तो तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं तुम्हें क्यों यहाँ से भेजना चाहता हूँ? वही संजीदगी भरा खुशक सा अंदाज। उसे धचका लगा। कोई अपनायत, कोई राज बांटने वाला एहसास नहीं। वो तो वैसा ही था। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। और मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या मसला हो रहा है?
اس کی آواز میں غصہ در آیا۔ مجھے تمہاری فکر ہے اور چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو، اور یہ محفوظ جگہ نہیں ہے۔ کھڑے سائے نے اتنے ہی غصے سے سر جھٹکا، تبھی زیر زمین شہر کی دیواروں نے بیٹھے سائے کو اٹھتے اور کھڑے سائے کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اور واپس جانے سے میں محفوظ ہو جاؤں گی جہان بے؟ ہاں بالکل، مجھے یہاں سے 2-4 دنوں میں انقرہ چلے جانا ہے، پھر وہاں سے ایک اور شہر، اور پھر ادھر سے شام سے چند دن بعد اسلام آباد آ جاؤں گا۔ میں تم سے وہیں ملوں گا، ہو سکتا ہے روہیل کے ولیمے پہ ہم دونوں ساتھ ہوں، اس لیے ابھی تم چلی جاؤ۔ کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ ہو سکتا ہے واپسی پہ میری فلائٹ کریش کر جائے۔ چند لمحے وہ واقعی کچھ کہہ نہ سکا، مگر مدھم مشعل کی روشنی میں بھی حیا نے اس کے بے تاثر آنکھوں میں کچھ زخمی ہوتے دیکھا۔ ایسے مت کہو، اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ نہیں جہان بے، مجھے بولنے دو۔ کیا گارنٹی ہے کہ میں وہاں محفوظ رہوں گی؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن مجھے گاڑی تلے کچل دے۔ حیا، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری سفر ہو، کیا تب بھی تم اسے میرے ساتھ نہیں کرنا چاہو گے؟ اس کی آواز دیرین کبوں کی دیوار سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی، مگر اب ان میں آنسو بھی شامل تھے۔ میں صرف تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں حیا، وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ اور تم خود؟ میرا کیا ہے، میرے لیے رونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے تمہاری فکر ہے، اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ چاہتے ہو، تم وہ چاہتے ہو۔ تم ہر وقت صرف اپنا کیوں سوچتے ہو جہان؟ تم ہر چیز پلان کر کے کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تم ہر وقت دوسروں کو کیوں آزماتے رہنا چاہتے ہو؟ حیا، اسے جیسے بہت دکھ ہوا تھا۔ وقت پیچھے چلا گیا تھا، وہ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑ چکا تھا، اور وہ اس پہ چلا رہی تھی۔ نہیں، بولنے دو، آج مجھے بولنے دو۔ جتنا تم نے مجھے آزمایا، اس سے آدھا بھی میں تمہیں آزماتی تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے۔ وہ غصے میں بلند آواز میں بول رہی تھی۔ دیوار پر گرتے سائے اصل سے زیادہ قریب کھڑے تھے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر دفعہ چیزیں تم پلان کرو گے اور سب تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا، پھر بعد میں لوگ تمہاری باتوں کے دوسرے مطلب ڈھونڈتے پھرے، اور اس دوران کسی کا دل کتنا ٹوٹے تمہیں کب پرواہ ہوتی ہے؟ تم دوسروں کا کبھی نہیں سوچتے، مگر ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر دفعہ دوسرے تمہاری طرف کی کہانی نہیں سمجھ لیں گے۔ یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ میں مزید تمہارے ان پلان کے مطابق نہیں چل سکتی۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھولنے لگا۔ جہان نے ہاتھ جیبوں سے نکال کر سینے پہ لپیٹ لیے، اور دائیں چوگر سے زمین کو کھرچتا وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ اور بھی جو کچھ اندر بھرا ہے میرے خلاف وہ بھی کہہ دو۔ میرے اندر جو بھی بھرا ہے تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ تم مجھ سے میرے برقعے پہ بحث کر کے چپ چاپ چلے آئے۔ اگر تمہیں میرے برقعے سے مسئلہ نہیں تھا تو پھر تم نے ایک دفعہ بھی کوئی امید، کوئی وضاحت کیوں نہیں دی؟ کیا یہ مناسب تھا کہ مجھے تم یوں چھوڑ کر آتے اور سارے خاندان میں میرا تماشا بنتا؟ تم ہر دفعہ یہ سمجھتے ہو کہ بعد میں دوسروں کو منا لو گے۔ منا لینے سے دل پہ لگے زخم مٹ جاتے ہیں؟ سخت لکڑی پہ بھی کوئی کلہاڑی کی ایک ضرب لگاؤ تو ساری عمر کے لیے نشان رہ جاتا ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں، کیا تم ساری زندگی یہی کرتے رہو گے؟ اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی۔ جہان کا بے تاثر سپاٹ ہوتا چہرہ دیکھ کر اسے اور بھی غصہ چڑھنے لگا تھا۔ جب سے وہ غصے سے بولنے لگی تھی تب سے اس کا چہرہ بے تاثر پڑ گیا تھا۔ اور اگر مجھے کوئی کچل دے تو پھر کس کو وضاحتیں دینے آؤ گے؟ مگر تم نہیں سمجھو گے۔ وہ بے بسی کے ساتھ کہتی پلٹی اور تیز تیز قدموں سے چلتی باہر نکلی۔ پھولا تنفس اور آنکھوں میں جمع آنسو، اذیت ہی اذیت تھی۔ وہ بھی کس کو سمجھا رہی تھی؟ وہ پرواہ ہی کہاں کرتا تھا۔ راہداری میں بڑے بڑے قدموں سے چلتی وہ بے آواز روتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک کمرے میں بیٹھنے کو ویسے ہی چوکی نظر آئی تو جا کر ادھر ہی بیٹھ گئی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بے اختیار رونے لگی۔ چہرہ اس لیے ڈھانپا کہ گہرے کنویں کی قدیم دیواریں اس کے آنسو نہ دیکھ سکیں، سرنگ اس کی سسکیاں نہ سن سکے، اور مصنوعی مشعل کی روشنی میں اس کے ہچکیوں سے لرزتے وجاد کا سایہ نہ پڑے۔ مگر آنسو، سسکیاں اور لرزش ڈھانپ لینے سے بھی نہیں ڈھکتی۔ وہ بھی کس کو سمجھا رہی تھی؟ وہ کہاں اس کی مانتا تھا؟ وہ اس کے ساتھ کپادوکیا میں رہنا چاہتی تھی، جتنے بھی دن وہ ادھر ہے، مگر وہ اسے اب ہمیشہ کی طرح واپس بھیج دے گا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔
सुरंग की मेहराबी चौखटें, भूल भुलैयाँ सब सुनसान पड़ी थीं। वो वहाँ नहीं था। दीवार पे गिरता साया अकेला था। जहान उसके साथ नहीं था। वो अपने गुस्से में सब भूल जाया करती थी। ये भी कि एक दफ़ा फिर वो हमेशा की तरह उसे छोड़ कर आ गई थी। वो सब बातें कहकर जो वो सिर्फ उसको हर्ट करने के लिए कह रही थी। उसका मतलब वो हरगिज़ नहीं था। उसने दिल से वो सब नहीं कहा था। अल्लाह अल्लाह, ये उसने क्या कर दिया? वो अब कैसे आएगा उसे मनाने? जहान वो बदहवासी के आलम में उठी और राहदारी की तरफ आई। वो दाएं से आई थी या बाएं से, शायद दाएं से। हथेली की पूंछ से गाल रगड़ती वो इस जाने भागी। एक मोड़, दूसरा दाएं तरफ वो कमरा जहां दो साए टकराए थे। अब वो वहां नहीं था। अब वो खाली था। जहान आंसू फिर से उसकी आंखों में जमा होने लगे। वो कहीं भी नहीं था। उसने उसे एक बार फिर खो दिया था। वो उल्टे कदमों वापस मुड़ी। वह मुश्किल सीढ़ियाँ मिली। बाहर जाने का रास्ता समझ आया। गाइड सिया अभी तक वहीं थे। बहारे और पिनार भी एक तरफ खड़ी थीं। उसने बहारे का हाथ थामा और अपनी सुर्ख मुतवरम आंखें छुपाने की सही किए बगैर बस इतना बोली, वापस चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पिनार पहले हैरान और फिर परेशान हो गई, मगर कोई जवाब दिए बिना वो गहरे कुएं के दाखिली रोज़न की तरफ बढ़ गई, जहाँ से सूरज की रोशनी झांक रही थी। वो तीनों सुरंग में आगे पीछे चलती रहीं। बाहर का अंधेरा छटता गया और बिलाकर गार के दहाने पे सूरज चमकता खड़ा था। वो कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं। पिनार ने फिर कोई सवाल नहीं पूछा। बहारे जो बेचैन हो रही थी उसे भी चुप करा दिया। उसका दिल बार बार भर रहा था। वो क्यों फिर उसे छोड़ गई? आखिर वो क्यों रूठने मनाने से आगे नहीं बढ़ते थे? अपने कमरे में आकर वो सुर्ख सोफे पे खिड़की की तरफ बैठ गई। सर घुटनों में दिए बेआवाज़ रोए जा रही थी। बहारे पता नहीं कहाँ थी। हर ख्याल और फिक्र से बेपरवाह वो आंसू बहाए जा रही थी। उसका दिल बार बार किसी खौफ के ज़ेरे असर सिकुड़ता जा रहा था। बहारे उसे खाने के लिए बुलाने आई, मगर वो नहीं उठी। दोपहर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी और शाम का अंधेरा कप्पादोकिया में फैलने लगा। हर सू पहाड़ों पर बत्तियां जगमगाने लगीं। वो इसी तरह सर सोफे में दिए बैठी रही। आंसू भी पानी से बने होते हैं और पानी आसमानों से उतारा जाता है। सो आंसुओं के बाद मरहम भी वहीं से आता है। नींद, पुरसुकून नींद। उस पे कब नींद तारी हो गई उसे पता ही न चला। जहन में, दिल में, आंखों के पीछे, हर जगह ज़ेरे ज़मीन में शहर का मंजर उमड़ आ रहा था। वो गुस्से में उस पर चिल्ला रही थी और वो धीमे लहजे में उसे पुकार रहा था, हया, बात सुनो। मगर वो उसे सुनना नहीं चाह रही थी। वो उससे फासले पे खड़ा था, मगर फिर भी पता नहीं कैसे उसका हौले से शाना हिला रहा था। हया, उठो, मेरी बात सुनो। चांदी के मुजस्मे लौट आए थे। गहरे कुएं का अंधेरा छटता गया। चांदनी की झील हर सू फैलती गई। उसने एक झटके से आंखें खोली। कमरे में मध्यम सी रोशनी फैली थी। वो सोफे के सामने मेज़ के किनारे बैठा जहान बहुत थकान से उसे देख रहा था। उसे आंखें खोलता देखकर थके थके अंदाज में मुस्कुराया। देख लो, तुम मेरे लिए कप्पादोकिया नहीं आई, मगर मैं हर दफ़ा तुम्हारे लिए आ जाता हूँ। फिर भी कहती हो मुझे परवाह नहीं है। वो एकदम उठकर बैठ गई। बिना पलक झपके वो यकटिक उसे देखने लगी। फिर अचानक बहुत से आंसू उसकी आंखों से टप टप गिरने लगे।